सुबह जिस वक्त मैं उठा, बेडरूम दिन की रोशनी से जगमग कर रहा था। रात मैंने टेरिस वाले शीशे के दरवाजों के सफेद पर्दे समेट दिए। वहां से धूप बेडरूम में आ रही थी। मैंने सबको मना कर रखा था कि मेरे कमरे में कोई ना आए। मैंने घड़ी देखी, दिन के 8 बजने वाले थे। मैंने इंटरकॉम फोन का बटन दबाया। नीचे से ये दूसरा फोन मीनाक्षी के बेडरूम में था। मीनाक्षी ने फौरन रिसीव कर लिया। हेलो, मैंने कहा, तुम्हारा गुरुदेव दासवर्धन बोल रहा हूँ। गुरुजी नमस्कार, मैं तो कब से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। मुझे मालूम था आप ज़रूर फ़ोन करेंगे। मैंने कहा, मेरे लिए कॉफ़ी खुद बनाकर ऊपर ले आओ। और तुम्हारे डैडी अभी दफ्तर तो नहीं गए? मीनाक्षी की आवाज़ आई। जी नहीं गुरुजी, डैडी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा, तुम अकेले ही मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाओ और अपने डैडी से कहो कि मुझसे मिले बगैर दफ्तर न जाएं। जो हुक्म महाराज, मैं अभी कॉफ़ी ला रही हूँ। मैं गुस्ल खाने में मुंह हाथ धोने चला गया। मैंने हाथ मुंह धोया, माथे पर डिब्बी में से तिलक लगाया। मेरी दाढ़ी बढ़ने लगी थी। गुस्ल खाने से बाहर आकर सोफे पर बड़े सुकून से बैठ गया और शेल्फ में से एक जासूसी नॉवल निकाल कर पढ़ने लगा। बेडरूम की सीढ़ियों पर मीनाक्षी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने जल्दी से जासूसी नॉवल शेल्फ में रखा और कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद कर ली और जरा ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने लगा। दूसरी बार दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बड़े जलाली अंदाज में पूछा, कौन है? मीनाक्षी की सहमी हुई आवाज आई, मैं हूँ गुरुजी, मीनाक्षी आ जाओ, मैंने उसी बारोब आवाज में कहा। मीनाक्षी बेडरूम में आ गई। मैं कनखियों से उसे देख रहा था। आज उसने साड़ी की बजाय बगैर आस्तीनों की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। इस लिबास में उसका जिस्म बाहर निकलने को बेताब था। मैंने इशारे से उसे बैठ जाने को कहा। वो कॉफी का ट्रे मेरे करीब ही कालीन पर रखकर बड़ी मुश्किल से दोजानों होकर बैठ गई। मैं यूं ही श्लोक पढ़ता रहा। श्लोक संस्कृत के थे और बिल्कुल सही थे। मुझे मालूम था कि कॉफी ठंडी हो रही है। मैंने श्लोक पढ़ना बंद करके आंखें खोल दी और मीनाक्षी की तरफ देखा। उसके बाल शानों पर खुले थे। उसने हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तेरा काम हो गया है। भगवान शिव जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मीनाक्षी की खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे कदमों पर दोनों हाथ रखते और बार बार यही बोलती रहे, आप मेरे गुरुदेव, आप धन हैं। मैंने कहा, अपने डैडी से कह दिया था कि मुझसे मिलकर ऑफिस जाएं। मीनाक्षी मेरे लिए कॉफी बना रही थी। बोली, जी हाँ गुरुदेव, वो कह रहे थे कि मैं स्वामी जी से मिलने खुद ऊपर आऊंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, उन्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहो कि मैं खुद फोन पर 15 मिनट बाद उनसे बात करूंगा। 15 मिनट बाद आकाश पर एक शुभ लगन होने वाला है। मैं ठीक उस वक्त तुम्हारे डैडी से बात करूंगा। मीनाक्षी ने उसी वक्त इंटरकॉम पर नीचे डैडी तक सारी बात पहुंचा दी। मैंने कॉफी के 2 घूंट पिए और मीनाक्षी से कहा, तुम्हारे डैडी का काम हो गया। मीनाक्षी खुशी से निहाल हो रही थी। कहने लगी, गुरुजी, मेरी बीमारी शिव भगवान दूर करेंगे ना? मैंने कहा, तुम्हारी बीमारी खत्म करने का मुझे शिव जी भगवान ने हुक्म दे दिया है। सिर्फ 15 मिनट इंतजार करो। मैं सबसे पहले तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूँ। मैंने घड़ी कलाई पर से उतार कर सामने रख ली और उस पर नजरें जमाए हुए था। ये महज फ्रॉड था। अभी 15 मिनट पूरे नहीं हुए थे कि मैंने मीनाक्षी से कहा, नीचे अपने डैडी से मेरी बात कराओ। मीनाक्षी ने उस वक्त नीचे डैडी के कमरे का नंबर घुमाया और डैडी से कहा, डैडी गुरुजी से बात करें। मैंने रिसीवर हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ मिस्टर पांडे बोल रहे थे। उन्होंने मुझे बड़ी आजिज़ी से नमस्कार किया और बोले, गुरुजी मुझे हुक्म दें। मैंने आवाज में जलाल पैदा करते हुए कहा, गोकुलदास, आज दिन के 10 बजे से पहले पहले अपने गुर्दे का एक्सरे करवाओ। 1 मिनट भी ज्यादा ना हो। 10 बजे से पहले पहले गुर्दे का एक्सरे हो जाना चाहिए। फिर महावीर भगवान की लीला देखना। बस अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। और मैंने रिसीवर रख दिया। मीनाक्षी तजस्सुस आमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे तजस्सुस में ही रहने दिया और कहा, अब मैं तुम्हारी बात करता हूँ। उठकर बेडरूम के दरवाजे को कुंडी लगा दो ताकि कोई अंदर ना आए। वो जल्दी से उठी और दरवाजे की चटखनी लगाकर मेरे सामने आकर अदब से बैठ गई। मैंने उसे पुरजलाल आवाज में कहा, घुटनों के बल मेरे सामने खड़ी होकर पतलून को नाफ से नीचे कर दो। मैंने दोनों हाथ ऋषि मुहीनों की तरह घुटनों पर रखे। वो फौरन मेरे सामने होकर घुटनों के बल खड़ी हो गई। उसने पतलून के ऊपर वाला बटन खोलकर नाफ से नीचे तक खिसका दी। मैंने देखा कि उसने जांघिया नहीं पहना हुआ था। नाफ के नीचे फोड़े का उभार बाकायदा मौजूद था और गुलाबी रंगत इख्तियार करने लगा था। मैंने दिल में अल्लाह का नाम लेकर अपना हाथ मीनाक्षी के पेट के उभार पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मेरी निगाह घड़ी की सुइयों पर थी। मुझे मीनाक्षी के जिस्म के उभार में हल्की हल्की धड़कन सी महसूस हो रही थी। जब ठीक 1 मिनट गुजर गया तो मैंने डरते डरते हाथ ऊपर खिसकाने लगा। दिल में यही दुआ मांग रहा था कि खुदा मेरी लाज रखे। मुझे हाथ रखे रखे महसूस हो गया कि मीनाक्षी के जिस्म का उभार गायब हो गया है। मैंने हाथ पीछे हटा लिया। उभार वाकई गायब था। मैंने कहा, मीनाक्षी जाओ, तुम्हारे पाप दूर हो गए हैं। तुम्हारी बीमारी जाती रही है। मीनाक्षी ने सर झुकाकर अपनी नाफ के नीचे देखा तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। उसे पतलून के बटन बंद करने भी याद न रहे। वो उसी तरह मेरे कदमों में लिपट गई। मैं गुरु की तरह उसके सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगा और कहा, बाल का तेरा कल्याण हो गया है। अब ये तकलीफ तुझे कभी नहीं होगी। अब उठकर पतलून के बटन बंद कर और दरवाजे की चटखनी खोल दे। मीनाक्षी ने सर कदमों से उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्दी से पतलून के बटन बंद करके वो दरवाजे की तरफ आ गई और चटखनी खोलकर वापस मेरे सामने आकर अदब से बैठ गई। आंसू भरी आवाज में बोली, गुरुदेव, आपने मेरी काया पलट दी है। मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। मेरे गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ?
मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी जान भी आपके लिए दे सकती हूँ। मैंने हल्के से तबस्सुम के साथ कहा, आप भारत की सबसे मशहूर डांसर बनने की तैयारियां करो। वो बच्चों की तरह मुस्कुरा उठी, कहने लगी, आपकी कृपा मेरे साथ रही तो मैं भारत की नहीं बल्कि दुनिया की मशहूर डांसर बनकर दिखाऊंगी। मैंने कहा, अब मेरे लिए कॉफी की एक और प्याली बनाओ। वो फौरन मेरी प्याली में कॉफी उंडेलने लगी। फिर उसने उन लड़कों की बातें शुरू कर दी जो रीना लेनी के डांस सेंटर और दूसरी पार्टियों में उससे मोहब्बत का इजहार करते थे। कहने लगी, मैंने चंद्रकांत को साफ जवाब दे दिया है, मुझे तो कोई भी लड़का अब अच्छा नहीं लगता। मैं अब शादी नहीं करूंगी, बस सारा जीवन आपकी सेवा में बिता दूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा और कॉफी पीता रहा। दूसरी तरफ 10 बजे से पहले पहले कोई 9:15 बजे दिन मिस्टर पांडे अपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर अपने गुर्दों का एक्सरे करवाया। जब एक्सरे रिजल्ट देखा तो डॉक्टर और मिस्टर पांडे हैरत ज़दा हो गए। मिस्टर पांडे की खुशी की कोई इंतहा न रही थी और डॉक्टर एक्सरे की फिल्म को चमकते हुए शीशे की प्लेट पर रख कर बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि एक्सरे की फिल्म में मिस्टर पांडे के गुर्दे की 3 पत्थरियों में से 2 बड़े साइज की पत्थरियां गायब थी। डॉक्टर कहने लगा, सर ये तो कोई चमत्कार हुआ है। मेरी मेडिकल लाइफ में ये पहला केस है कि एक दिन पहले गुर्दे में पत्थरियां मौजूद हों और दूसरे दिन बगैर ऑपरेशन और बगैर किसी दवाई के गायब हो गई हों। मिस्टर पांडे को और मीनाक्षी को मैंने मना कर रखा था कि वो मेरी शोभदाबाजियों, जिनको वो मेरी करामतें समझ रहे थे, किसी से बात न करें और इस राज को अपने तक ही रखें। चुनाचे मिस्टर पांडे ने डॉक्टर को मेरे बारे में कुछ न बताया, बस यही कहा, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान महावीर ने मेरे कष्ट दूर कर दिए हैं। मिस्टर पांडे उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठ गया और सीधा मेरे पास आया। एक्सरे की फिल्म वाला लिफाफा उसके हाथ में था। उस वक्त मीनाक्षी भी मेरे पास ही थी। वो मेरे कपड़ों को खुद धोकर इस्त्री कर रही थी। मिस्टर पांडे खुद ही ऊपर चढ़ाए थे। उनका सांस फूला हुआ था मगर चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। आते ही कहने लगे, गुरुजी आप महावीर भगवान के सच्चे अवतार हैं। ये देखिए एक्सरे, मेरे गुर्दे की 3 में से 2 पत्थरियां गायब हैं। मीनाक्षी भी दौड़कर हमारे पास आ गई। मैंने एक्सरे फिल्म देखी। मिस्टर पांडे हाथ जोड़कर बोला, महावीर अब ये पत्थरी जो रह गई है इसे भी खत्म करवा दें। आप तो च्यूंटी के घर में नारायण बनकर पधारे हैं। मीनाक्षी भी एक्सरे की फिल्म देख रही थी। मैंने मिस्टर पांडे से कहा, गोकुलदास जब तीसरी पत्थरी के खत्म करने का वक्त आएगा तो उसे भी खत्म कर दूंगा, अभी इसका वक्त नहीं। मिस्टर पांडे की तीसरी पत्थरी और उसकी तरक्की की फाइल का मामला किसी मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला जम्मू जाने वाली असलहे की मिलिट्री ट्रेन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना था। इस हकीकत से मैं पूरी तरह बाखबर था कि खा मैंने लाख सोचकर अपनी तरफ से किसी बहाने से भी बात को छेड़ा और असलहे की ट्रेन का जिक्र किया तो मिस्टर पांडे फौरन मोहतात हो जाएगा। आखिर वो एक तजुर्बेकार, उम्र रसीदा, मंझा हुआ इंडियन ICS ऑफिसर है और बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर है। वो तो मुझे कभी नहीं बताएगा कि असलहे की ट्रेन देवलाली से किस दिन किस वक्त रवाना होने वाली है। उसे चाहे मुझ पर जासूस होने का शक न भी पड़े, फिर भी वो अपने हसास इदारे की जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए इस मामले पर अपनी लाइल्मी का इजहार कर देगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि दोनों बाप बेटी मेरे इंतहाई मोतक़िद हो चुके थे। मैंने उन्हें जिंदा करामतें दिखाई थी, वो मेरे मुरीद क्यों न होते। लेकिन जिस मकसद के वास्ते मैंने ये सारा ड्रामा रचाया था वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। आखिर मैंने इस मसले में अपने मास्टर सिपाही करीम भाई से मशवरा लेने का फैसला किया। करीम भाई ने मुझे अशद तरीन जरूरत के सिवा टेलीफोन करने से मना किया था। मैंने सोचा कि उससे रात को रेडियो ट्रांसमीटर पर मरमूज यानी कोड अल्फाज में बात करूंगा। रात को 12 बजे मैंने बेडरूम में पलंग पर बैठे बैठे ब्रीफ केस से सिगरेट वाला लाइटर जो कि रेडियो ट्रांसमीटर था निकाल कर उसे ऑन किया। करीम भाई के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी मिलाई और कोड सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से भी सिग्नल आने लगे। मैंने धीमी आवाज में कोड अल्फाज में मालूम किया। दूसरी तरफ करीम भाई बोल रहा था। मैंने कहा, मैं जरूरी बात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। करीम भाई ने मुख्तसर तरीन कोड अल्फाज में जवाब दिया, कल इसी वक्त अपने हाइड आउट में आ जाना। अब नो सिग्नल। और दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर बंद कर दिया गया। अगले दिन मैंने महावीर के मंदिर में जाकर पूजा करने का बहाना बनाया और कोई 10 बजे मिस्टर पांडे की कोठी से उसकी गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसकी गाड़ी में इसलिए गया कि बाहर बैठी CID को कोई शक न पड़े और इतनी जल्दी उनमें से कोई आदमी मेरे ताक़ुब में ना सके। मैं सीधा महावीर के बड़े मंदिर में पहुंच गया। ड्राइवर मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया। बंगले की निगरानी करने वाले CID के आदमी अगर ड्राइवर से पूछेंगे तो भी वो यही कहेगा कि मैं स्वामी जी को महावीर के मंदिर में छोड़कर आया हूँ। इसलिए मैं खुफिया पुलिस वालों से मुतमईन था। रात के वक्त इतनी जल्दी कोई टैक्सी पकड़कर मेरे पीछे नहीं आ सकता था और अभी मेरा मामला उन लोगों के लिए इतना संगीन भी नहीं था। महावीर के मंदिर में मैं वक्त जाया किए बगैर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। टैक्सी पकड़ी और उसे उस इलाके की तरफ जाने को कहा जहां हमारी खुफिया हाइड आउट यानी रेलवे लाइन के करीब वाक़े करीम भाई का पुराना और बेआबाद क्वार्टर था। मैंने 2 फरलांग पहले ही सड़क पर टैक्सी छोड़ दी और वहां से पैदल चलकर क्वार्टर पहुंच गया। करीम भाई अभी नहीं आया था। मैं क्वार्टर के सहन में एक तरफ होकर बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ खामोशी थी। दूर अहमदाबाद की किसी फैक्ट्री की धुंधली रोशनियां नजर आ रही थी। इतने में मुझे क्वार्टर के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं होशियार हो गया और उठकर दीवार की ओट में चला गया।
मगर ये करीम भाई था। उसने सहन में से गुजरते हुए आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ। हम क्वार्टर के छोटे कमरे में मोमबत्ती जलाकर बैठ गए। करीम भाई ने मुझसे असल मामले पर कोई बात न की। आइंदा मिस्टर पांडे के घर से वायरलेस ट्रांसमीटर पर कोई खुफिया पैगाम न भेजना। तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पांडे रॉ का चीफ है? उसके घर से निकलने वाला रेडियो सिग्नल टैप हो सकता है। वाकई मुझसे बड़ी खतरनाक भूल हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। करीम भाई ने बीड़ी सुलगाते हुए मुझसे पूछा कि किस लिए बुलाया है। मैंने उसे इस्राएली फौजी माहिरीन की मिस्टर पांडे के घर में खुफिया मीटिंग के बारे में बताया और कहा मिस्टर पांडे इन इस्राएली फौजी मुशीरों के साथ टॉप सीक्रेट मीटिंगें अपने बंगले में करता है। दिल्ली से इस्राएली फौजी मुशीरों का एक वफ्द अहमदाबाद आया हुआ है। हो सकता है इसी हफ्ते मिस्टर पांडे के घर में कोई और सीक्रेट मीटिंग हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई छोटे साइज का मगर बड़ा ताकतवर माइक्रोफोन और हेडफोन दे दिया जाए, जो मैं नीचे ड्राइंग रूम में किसी जगह लगा दूं और वहाँ जो बातें हों वो मैं ऊपर सुन सकूं, क्योंकि इस्राएली मुशीरों के साथ पांडे की मीटिंग पहली मंजिल के ड्राइंग रूम में होती है। करीम भाई खुद फौज के सिग्नल कोर में रह चुका था और वायरलेस के फन का माहिर था। कहने लगा, मैं तुम्हें एक ताकतवर माइक्रोफोन भिजवा दूंगा जिसके लिए तुम्हें किसी हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माइक्रोफोन तुम्हें ड्राइंग रूम में रखे हुए टेलीफोन के अंदर फिट कर देना। तुम ऊपर अपने कमरे में बैठकर अपने फोन का रिसीवर उठाओगे तो नीचे जो कोई भी बातें कर रहा होगा तुम उनकी बातें सुन लोगे। ये बड़ा ही कारामद और महफूज तरीका था। मैंने कहा, ये माइक्रोफोन मुझे जल्द मिल जाना चाहिए क्योंकि इस्राएली वफ्द अभी तक अहमदाबाद में ही है। बहुत मुमकिन है कि जाने से पहले उनकी मिस्टर पांडे से एक और खुफिया मीटिंग हो। करीम भाई बोला, ऐसा मुमकिन हो सकता है। वो कुछ सोचने लगा, फिर मेरी तरफ चेहरा उठाकर बोला, अहमदाबाद के किनारी चौक में एक सिनेमा हाउस है जिसका नाम रॉक्सी सिनेमा है। उसका शो दिन 3:30 बजे शुरू होता है। तुम कल रॉक्सी सिनेमा में दिन का शो देखोगे। इंटरवल के वक्त तुम सिनेमा हाउस की दूसरी मंजिल पर कैंटीन पर चाय पीने जाओगे। जहाँ तुम खड़े होकर चाय पी रहे होगे वहीं काउंटर पर एक आदमी तुम्हारे पास आकर चाय का ऑर्डर देगा और फिर तुम्हारी वॉस्केट की जेब में एक लिफाफा डाल देगा। उसी लिफाफे में माइक्रोफोन होगा। मैंने कहा, कल सिनेमा हाउस जाने से ये बेहतर नहीं कि मैं कल किसी वक्त यहाँ अपने क्वार्टर वाले हाइड आउट में आ जाऊं। करीम भाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ आना मुनासिब नहीं। खुफिया पुलिस का आदमी तुम्हारी निगरानी करता तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ जरूर पहुँच जाएगा। मैंने पूछा, वो आदमी मुझे पहचानेगा कैसे? करीम भाई कहने लगा, उस आदमी ने तुम्हारी शक्ल देख रखी है, वो तुम्हें पहचान लेगा। फिर उसने मुझसे जम्मू जाने वाली असलहे की ट्रेन के बारे में सवाल किया कि उसके बारे में मुझे कोई मालूमात मिली है या नहीं। मैंने फिक्रमंदी के साथ कहा, करीम भाई, मुझे खुद इस बारे में बड़ी फिक्र है। मैं मिस्टर पांडे की नाक के नीचे तो जाकर बैठ गया हूँ और मुझे उन लोगों का बेहद एतमाद भी हासिल हो गया है, मगर मुझे कोई ऐसा तरीका नहीं सूझ रहा कि मैं असलहे की ट्रेन के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर सकूं। ये खुली हुई बात है कि मैंने जैसे ही इस ट्रेन के बारे में मिस्टर पांडे से बहाने में भी बात की तो वो मोहतात हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि वो मुझ पर शक करने लगे कि मैं जासूस हूँ। करीम भाई ने कहा, जो कुछ भी हो, ट्रेन की तारीख और वक्त का मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस इम्तिहान में कामयाब न हुए तो मैं भी यही कहूंगा कि तुम्हारी कमांडो स्पाइंग की तरबियत अधूरी थी या तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती। करीम भाई ने ऐसी बात कह दी थी कि जिसको सुनकर मुझे गुस्सा आया, मगर वो सच कह रहा था। ये मेरे इम्तिहान की घड़ी थी और मुझे इस इम्तिहान में हर हालत में कामयाब होना था। मैंने कुछ सोच कर कहा, ट्रेन की तारीख और औकात के मुताल्लिक देवलाली जाकर भी पता चलाया जा सकता है। करीम भाई ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये असलहे से भरी हुई ऐसी फौजी गाड़ी है जिसमें जदीद तरीन नेपाम बम रॉकेटों की भारी तादाद कश्मीर के महाज पर भेजी जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये ट्रेन देवलाली के फौजी गैरिजन से रवाना होगी और वहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त होगी कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी। तुम्हें मिस्टर पांडे के पेट में घुसकर इस राज को मालूम करना है। अब ऐसा करो कि तुम पहले निकल जाओ, मैं तुम्हारे बाद यहाँ से निकलूंगा। तुम सारे रास्तों से वाकिफ हो चुके हो। रेलवे लाइन की तरफ से होकर बड़ी सड़क पर जाना। करीम भाई पहले निकल गया, मैं क्वार्टर में ही बैठ रहा। 5 मिनट बाद मैं भी निकलकर अंधेरे में अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। आगे जाकर मैं दूसरी जानिब खेतों में उतर गया और फिर बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ काफी चलने के बाद मुझे एक मोटर रिक्शा मिला। उसमें सवार होकर मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर में चला गया। क्योंकि इतनी रात गए मेरा मिस्टर पांडे के बंगले पर जाना खुफिया पुलिस वालों को शक में डाल सकता था। वैसे भी मैं मीनाक्षी को इसी मंदिर में रात भर पूजा पाठ का कहकर आया था। मैं सुबह तक मंदिर में ही रहा। जब काफी दिन निकल आया तो बंगले पर वापस आ गया। मैं अपने साथ मंदिर से शराद के फूल और थोड़ी सी मिठाई लाया था। वो मैंने मिस्टर पांडे और मीनाक्षी को दी। उन्होंने बड़ी अकीदत से इन चीजों को चूम कर आंखों से लगाया और खाने लगे। मैंने कहा, रात भर पूजा करता रहा हूँ, अब ऊपर जाकर आराम करूंगा। दोपहर के बाद मुझे फिर मंदिर जाना है। ऊपर आकर मैंने क्लॉक पर अलार्म लगाया और सो गया। पूरे 2 बजे अलार्म बज उठा। मैंने उठकर गुस्ल किया, कपड़े बदले। मीनाक्षी घर पर ही थी। मिस्टर पांडे ऑफिस जा चुके थे। मैं तैयार था। मैंने कहा, अब मेरे मंदिर जाने का टाइम हो गया है। मीनाक्षी कहने लगी, गुरुजी, मुझे डांस सेंटर जाना है, आपको स्वामी जी के मंदिर ड्रॉप करूंगी।
मैंने सख्ती से उसे डांटते हुए कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि महावीर के भगत उसकी पूजा करने में मंदिर पैदल जाते हैं, किसी की गाड़ी में बैठकर नहीं। मीनाक्षी फौरन हाथ जोड़कर बोली, क्षमा कर दें गुरुजी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे बड़े बाजार के चौक तक छोड़ सकती हो, वहां से मुझे अपने तिलक के लिए नई डिब्बी खरीदनी है। मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर ही बंगले से निकला। इसका फायदा ये हुआ था कि बाहर जो पुलिस वाला बैठा था वो इतनी जल्दी टैक्सी लेकर मेरे पीछे नहीं आ सकता था। उस रोज आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैं बड़े बाजार के चौक में आ गया और यूं ही एक तरफ फुटपाथ पर चलने लगा। जब मीनाक्षी की गाड़ी मेरी नजरों से ओझल हो गई तो मैं रुक गया। वापस चौक में आकर इधर उधर देखा। सामने सिनेमा हाउस, जिसके बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। यहाँ कोई धार्मिक यानी हिंदू मैथोलॉजी की फिल्म चल रही थी। ये बात मेरे हक में अच्छी थी। मेरा हुलिया जैन मत के भक्तों जैसा था। माथे पर तिलक भी लगा हुआ था। कोई देखता तो यही कहता कि भगत जी धार्मिक फिल्म देखने आए हैं। मैं टिकट लेकर सिनेमा हॉल में बैठ गया। फिल्म शुरू हो गई। अजीब फजूल किस्म की फिल्म थी। देवी देवता बादलों में उड़ रहे थे, एक दूसरे पर आग के तीर बरसा रहे थे। मुझे इंटरवल का इंतजार था। बड़ी मुश्किल से इंटरवल हुआ। मैंने एक आदमी से सिनेमा हाउस की दूसरी मंजिल वाली कैंटीन का पूछा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ एक तरफ कैंटीन बनी हुई थी। काउंटर पर कुछ लोग खड़े चाय पी रहे थे। मैं भी एक तरफ होकर खड़ा हो गया और चाय पीने लगा। इतनी देर में एक दुबले जिस्म का आदमी मेरे बिल्कुल साथ आकर काउंटर पर खड़ा हो गया। उसने चाय का ऑर्डर दिया और मेरी तरफ कनखियों से देखा। उसके बाएं हाथ में रुमाल था जो उसने समेट कर अपनी हथेली में पकड़ रखा था। मैं चाय पी रहा था कि उस आदमी ने बड़े इत्मीनान से रुमाल मेरी वॉस्कट की जेब में डाल दिया और खामोशी से चाय पीने लगा। मैं जिस मकसद के लिए वहां आया था वो मकसद पूरा हो गया था। मैंने प्याली काउंटर पर रखी, पैसे दिए और सीढ़ियां उतरकर सिनेमा हाउस से बाहर आ गया। यहाँ से मैं रिक्शा लेकर सीधा स्वामी नारायण के मंदिर पहुंचा। मुझे यहाँ कुछ वक्त जरूर गुजारना था। कोई 1 घंटे के बाद मैं उठा और मंदिर से निकलकर टैक्सी ली और बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैंने खास तौर पर टैक्सी इसलिए ली थी कि मैं बड़े आराम से पिछली सीट पर बैठकर माइक्रोफोन का जायजा ले सकूं। जब टैक्सी काफी आगे निकल गई तो मैंने जेब से रुमाल निकालकर खोला। उसमें एक लिफाफा था। लिफाफे में अंगूठे के नाखून के साइज का प्लास्टिक का एक माइक्रोफोन था। उसका रंग स्याह था और उसके ऊपर की जानिब बड़ी बारीक जाली सी थी। पीछे लोहे की बारीक तह चढ़ी हुई थी। असल में ये मकनातीस था। मैंने उसे लिफाफे में बंद करके जेब में रख लिया और रुमाल वहीं टैक्सी की सीट के नीचे छुपा दिया। बंगले पर आया तो गुजरातन मुलाजिमा बाई जी ने कहा कि मीनाक्षी का फोन आया था कि वो शाम की चाय मेरे साथ पीना चाहती है। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठकर एक बार फिर माइक्रोफोन का जायजा लिया। उसकी साख से मालूम होता था कि ये इंतहाई ताकतवर आला है। अब इस माइक्रोफोन को निचली मंजिल के ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर फिट करना था। ये काम मैं मीनाक्षी के होते हुए नहीं कर सकता था। इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका था। इस घर में मुझे बड़ी आजादी थी। मैं सारे बंगले में जहाँ चाहे जा सकता था। नौकर नौकरानियां भी मेरे इस रुतबे से बड़े मरूब थे। वो मुझे कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि समझ रहे थे।